नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर कुमार आप लोग का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जेम्स टेक इंडिया पे। और आज हम जानेंगे ISO 9001 2015 के बारे में एंड IATF 16949 2016 के बारे में। इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखें और अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस स्लाइड में दिखाए गए सारे टॉपिक के बारे में हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को गो थ्रू करें और ये सारे टॉपिक्स का वीडियो आप देखें। और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ISO। ओके दोस्तों, आज हम जानेंगे व्हाट इज ISO। ISO क्या है? ISO का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी भी चीज़ के स्टैंडर्डाइजेशन की बात करता है, स्टैंडर्ड की बात करता है। बट यहाँ पे देखिए आप ISO नहीं है फुल फॉर्म में, IOS है। वो क्यों है? क्योंकि जो ISO है, ISO एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में जैसे इंडिया में हिंदी चलता है वैसे ही अलग अलग कंट्री का अलग अलग अपना एक लैंग्वेज होता है। तो स्विट्ज़रलैंड का जो लोकल लैंग्वेज है वो है ग्रीक लैंग्वेज। स्विट्ज़रलैंड के जो मीनिंग है ISO का स्विट्ज़रलैंड में, उसको हम हिंदी में बोलते हैं इक्वल। और ISO का जो मेन पर्पस है वो भी है इक्वल करना, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर स्टैंडर्ड को इक्वल करना। इसलिए इसका नाम ISO दिया गया है, बट फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और ISO इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ISO क्या है? एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग सिंपल, आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज ISO तो आपको 3 लाइन में जवाब देना है। राइट व्हाट यू डू व्हाट यू राइट एंड रिकॉर्ड व्हाट यू डिड। 3 ही चीज़ आपको करना है। आप जो करते हैं वो लिखिए, आपको अलग से ISO कुछ नहीं कहता है करने के लिए। आप जो काम कर रहे हो, एग्जिस्टिंग काम कर रहे हो, और वही आपको लिखना है। एंड जो लिखे हो वही करो, उसके अलावा नहीं करना है। जो आपने लिख दिया है वही काम करने के लिए आपको बोलता है ISO। एंड जो आपने किया है उसे रिकॉर्ड करें। आपको रिकॉर्डिंग करके रखना है। रिकॉर्डिंग मीन इन द सेंस आपको इसका कोई पेपर होना चाहिए, कोई डिजिटल रिकॉर्डिंग मेथड होना चाहिए या कोई पेपर में रिकॉर्डिंग मेथड होना चाहिए। मतलब कहीं पे इसका रिकॉर्ड रहे कि आपने ये काम किया है। बेसिकली ISO का 3 ही वर्ड में आप 3 ही लाइन में जवाब दे सकते हो। राइट व्हाट यू डू व्हाट यू राइट एंड रिकॉर्ड व्हाट यू डिड। ISO का टोटल अभी तक 5 एडिशन आया है। जो सबसे पहला एडिशन आया है वो आया है 1987 में, 1987 में आया, फर्स्ट एडिशन आया। एंड ISO 9001 का सेकेंड एडिशन जो है वो 1994 में आया। एंड थर्ड एडिशन जो है वो हमारा 2000 में आया। एंड फोर्थ एडिशन 2008 में आया। और जो लेटेस्ट एडिशन अभी चल रहा है वो चल रहा है ISO 9001 2015। ये है 5th एडिशन। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जाएगा कि ISO का भी लेटेस्ट एडिशन कौन सा चल रहा है ISO 9001 2015 का, तो आपको बताना है 5th एडिशन चल रहा है। ओके। ISO के कुछ प्रिंसिपल होते हैं। किसी कोई भी काम करने के लिए, कुछ भी हम काम करते हैं तो हमारा एक प्रिंसिपल होता है, उसको हम रख के उसी को बेस बना के हम कुछ काम करते हैं। तो ISO भी अपना एक बेस सेट किया है। इसके ही बेसिस पे इसमें हम सारा प्रोसीजर डेवलप करते हैं, सारा इसके फॉर्मेट्स बनाते हैं, ये प्रिंसिपल को ही ध्यान में रखते हुए। तो अभी ISO का जो लेटेस्ट एडिशन है ISO 9001 2015 जो है, उसमें टोटल 7 प्रिंसिपल दिया गया है। टोटल 7 प्रिंसिपल है। बट जो पिछला एडिशन था ISO 9001 2008, उसमें टोटल जो है वो 8 प्रिंसिपल थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ISO 9001 2015 के कितने प्रिंसिपल हैं, तो आपको बताना है 15 के 7 प्रिंसिपल है एंड 18 के 2008 के 8 प्रिंसिपल है। तो कौन कौन से प्रिंसिपल है ये जानते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है ISO 9001 2015 के, वो है कस्टमर फोकस। सेकेंड है लीडरशिप। थर्ड है इंगेजमेंट ऑफ पीपल। फोर्थ है प्रोसेस अप्रोच। फिफ्थ है इम्प्रूवमेंट्स। सिक्स्थ है
एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, एंड 7th है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यही सारा ISO 9001 2008 में भी था। इसमें एक एडेड था सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, वो अभी जो है वो रिमूव कर दिया गया। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये साथ का साथ अभी भी अवेलेबल है। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट जो है ये रिमूव कर दिया गया है ISO 9001 2015 से। सो ये दोस्तों हम इस स्लाइड में जानेंगे प्रिंसिपल के बारे में कि इसके प्रिंसिपल का डिस्क्रिप्शन जो हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा कि टोटल 7 प्रिंसिपल है, तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है एक्चुअली। तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है कस्टमर फोकस। सो कस्टमर फोकस क्या बोलता है? द प्राइमरी फोकस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इज टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। हमको कुछ भी हम काम क्यों करते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट क्यों बनाते हैं, कुछ भी सर्विस हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे कस्टमर को हम अच्छे से सेटिस्फाई कर सकें, कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड रहे हमारे प्रोडक्ट से, हमारे सर्विस से। तो ISO 9001 भी यही बोलता है कि ISO 9001 का सबसे प्राइमरी जो फोकस है वो है मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट करना। सेकेंड है लीडरशिप। लीडरशिप का क्या डेफिनेशन है? क्रिएट कंडीशंस इन विच पीपल आर इंगेज्ड इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। लीडरशिप टीम का काम है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करें ताकि हमारे जो पीपल हैं वो इंगेज्ड रहें। किसके लिए इंगेज्ड रहे? टू अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया है क्वालिटी के लिए वो जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पीपल अचीव कर पाए, उसके लिए हमको एक कंडीशन, हेल्दी कंडीशन क्रिएट करना है। ये लीडरशिप टीम का काम है। थर्ड है एंगेजमेंट ऑफ पीपल। सो एंगेजमेंट ऑफ पीपल का डेफिनेशन क्या है? empowered and engaged people at all levels throughout the organization and enhance its capability to create and deliver value। हमको क्या करना है? हमको हमारे पीपल को इंगेज रखना है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हमको इंगेज रखना है उनको, एंड उनके कैपेबिलिटी को, उनके जो कैपेबिलिटी हैं उनको हमको इन्हांस करना है, उसको हमको बढ़ाना है। किस लिए बढ़ाना है? टू क्रिएट डिलीवरेबल वैल्यू। हमारा जो वैल्यू है उसको अच्छे से डिलीवर कर सके, क्रिएट कर सके, इसके लिए हमको अपने पीपल को इंगेज रखना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। नेक्स्ट है प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच क्या बोलता है? कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स आर अचीव्ड मोर इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली when activities are understood and managed as interrelated process। प्रोसेस अप्रोच में बेसिकली क्या होता है कि हम हमारे प्रोसेस को इंटर रिलेट करते हैं कि एक प्रोसेस ज़्यादा एक प्रोसेस कम ऐसा नहीं चले। हमारा जो जितने भी हम प्रोसेस कर रहे हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होने चाहिए, ये प्रोसेस अप्रोच बोलता है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट्स। सो इम्प्रूवमेंट्स का क्या डेफिनेशन है? सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैव एन ऑनगोइंग फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट्स। हमको एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होने के लिए इम्प्रूवमेंट पे हमेशा ध्यान रखना है, हमको हमेशा फोकस रखना है, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए। इसलिए हमको क्या है? इम्प्रूवमेंट पे फोकस करते रहना है। नेक्स्ट है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। सो decisions based on the analysis and evaluation of data and information are more likely to produce desired result। अगर हमारे पास एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग हम अगर लेंगे तो क्या होगा कि हमको जैसा रिजल्ट चाहिए, डिजायर्ड रिजल्ट मतलब जैसा हमको रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमारा जो डिसीजन है, अगर हमारा जो एनालिसिस है, अगर हमारा प्रोसेस का इवोल्यूशन करना है तो किसी एविडेंस के बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी डिसीजन ले लें, कुछ भी एनालिसिस कर लें कंप्यूटर पे बैठे बैठे। हमको प्रोसेस में जाना है, गेम्बा करना है, उसकी इंक्वायरी करने हैं, 5WNH करना है, ये सब करके उसके बाद हमको डिसीजन लेना है। एंड नेक्स्ट है लास्ट वन जो प्रिंसिपल है वो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। फॉर सस्टेन्ड सक्सेस एंड ऑर्गेनाइजेशन
मैनेज इट्स रिलेशनशिप्स विथ इंटरेस्टेड पार्टीज सच एज सप्लायर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके जो शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सप्लायर्स हैं, मींस उनसे जो इफ़ेक्टेड लोग हैं, उनसे भी हमको रिलेशनशिप अच्छा बना के रखना है, तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हम एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। ओके, सो ये दिस ऑल आर क्वालिटी प्रिंसिपल्स। सो ये टोटल 7 क्वालिटी प्रिंसिपल्स थे हमारे। ओके, सो दोस्तों आइए हम जानते हैं इस स्लाइड में कि ISO 9001 2015 के क्लाउज के बारे में। सो टोटल ISO 9001 2015 में 10 क्लाउज हैं, 10 क्लाउज दिया गया, जबकि ISO 9002 2008 में टोटल 8 क्लाउज ही था। चीज़ यही थे, बट उसको भी क्या किया, थोड़ा इलेबोरेट कर दिया गया, थोड़ा अलग अलग कर दिया गया है। उसको हम 10 मेन क्लाउजेज में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। बाकी सारे कंटेंट वही हैं। तो कौन कौन से क्लाउजेज हैं इसको हम जानेंगे। तो पहला है स्कोप, दूसरा है नॉर्मेटिव रेफरेंस, तीसरा है टर्म्स एंड डेफिनेशन, चौथा है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा है लीडरशिप, छठा है प्लानिंग, सातवां है सपोर्ट, आठवां है ऑपरेशन, नौवां है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड 10वां है इम्प्रूवमेंट्स। सो ये टोटल 10 क्लॉज है। आगे की स्लाइड में हम जानेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, इसका क्या प्रिंसिपल है, इसके क्या डिफिनेशंस है। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी इसको मिस ना करें। ओके दोस्तों, सो सबसे पहला जो क्लॉज है वो है स्कोप। सो स्कोप में क्या लिखा होता है, क्या लिखना चाहिए। सो स्कोप, व्हेन, व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्ट दिस स्टैंडर्ड। बेसिकली स्कोप सिर्फ ये बात करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ये जो स्टैंडर्ड है ISO 9001 2015 ये क्यों ले और कब ले, इसके बारे में इसमें बताया गया है। ओके, एंड नेक्स्ट है नॉर्मेटिव रेफरेंस। नॉर्मेटिव रेफरेंस एंड टर्म्स एंड डिफिनीशन, इन दोनों के लिए ISO 9000 एक अलग से स्टैंडर्ड है। उसमें सारी बातें लिखी गई, कुछ टर्म्स है यूज होता है इसमें, लाइक आपका इसमें यूज होता है कि मैंडेटरी प्रोसीजर। सो मैंडेटरी प्रोसीजर क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो इन सब का जो डिफिनीशंस है, इसके टर्म्स हैं, वो ISO 9000 का जो स्टैंडर्ड है उसमें आपको मिलेगा। सो जो मेन क्लॉजेज स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, वो होता है 4th क्लॉज से, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से। ये हमारा पहला मेन क्लॉज है जिसमें कि रिक्वायरमेंट लिखी गई है। उन तीनों में स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस एंड टर्म्स एंड डिफिनीशन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं लिखा गया है, उसमें सिर्फ नॉर्मल रेफरेंसेस बताए गए हैं। सो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का क्या डिफिनीशन है, डिटरमाइन द पर्पस, गोल एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम ISO के 4th क्लॉज में काम करेंगे, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें क्या करेंगे, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के पर्पस के बारे में लिखेंगे कि हमारा पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, हमारा गोल क्या है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, एंड डायरेक्शन हमारा क्या रहेगा किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। ये सारी बातें कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो क्लॉज है, इस क्लॉज में हम डिफाइन करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट जो 5वां क्लॉज है वो है लीडरशिप। सो लीडरशिप में क्या बोलता है, लीडरशिप का है डिफिनेशन, कमिटमेंट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें जो बात की गई है लीडरशिप क्लॉज में, वो बात की गई कि अपने टॉप मैनेजमेंट का क्या कमिटमेंट रहेगा टू द प्लांट, हमारा क्वालिटी पॉलिसी क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस किस का क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, ये सारी बातें हमारे लीडरशिप क्लॉज में डिफाइन किया गया है। ओके, एंड जो नेक्स्ट क्लॉज है प्लानिंग। सो प्लानिंग में क्या है, प्लानिंग टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एंड अचीविंग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। छठे क्लॉज में रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को एड्रेस करने की बात की गई है, जो कि ISO 9001 2008 में नहीं था।
2008 में क्या था, हम प्रोसेस अप्रोच की सिर्फ बात करते थे कि हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो एक इंटर रिलेटेड प्रोसेस होने चाहिए। बट इसमें क्या ऐड ऑन किया गया है ISO 9001 2015 में, इसमें हम रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। हम हर प्रोसेस से रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, हर प्रोसेस के रिस्क को का अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे हो सकता है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। एंड इसमें हम बात करेंगे कि हमने जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बनाया है उसको हम कैसे अचीव करेंगे। सो ये हम सारी चीज़ों को छठे क्लॉज में आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, लिखते हैं। एंड सातवां जो क्लॉज है वो है सपोर्ट। सो सपोर्ट वाले क्लॉज में हम क्या क्या काम करेंगे? सो पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, इन चीज़ों की बात करेंगे कि हमारा पीपल जो हमारा मैन पावर है वो किस लेवल का मैन पावर रहेगा, उनके नॉलेजेस क्या क्या होने चाहिए, मीन्स स्किल क्या क्या होने चाहिए उनके पास, हम हमारे प्रोडक्ट को रन करने के लिए, हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, हमारे कम्युनिकेशन के क्या क्या मीडियम होने चाहिए, क्या क्या हम डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन हमको रखना है। इन सारे चीज़ों को हम डिस्क्राइब करते हैं सेवेंथ क्लॉज में, जो कि है सपोर्ट। ओके, एंड नेक्स्ट है ऑपरेशन, जहाँ पे हम एक्चुअल में काम करते हैं। यहाँ जो अप टू 7th क्लॉज तक हम सिर्फ प्लानिंग की बात करते हैं, वहाँ पे प्लानिंग होता है। एक्चुअल में काम जो है वो हमारा 8वां क्लॉज में होता है, ऑपरेशन क्लॉज में। सो फाइंड आउट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, हमारे कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, उनके डिज़ाइनिंग क्या क्या रहेंगे, डिलीवरेबल हम क्या क्या डिलीवर करेंगे, पोस्ट डिलीवरी सपोर्ट हम क्या करेंगे, लाइक वारंटी कैसे देना है हमको, कितना वारंटी रखना है, ये सारा जो काम है वो हम 8वें क्लॉज में करते हैं। कि सबसे पहले हम प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके प्रोडक्ट के डिज़ाइन को बनाएंगे, प्रोसेस के डिज़ाइन को बनाएंगे, उसके कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझेंगे, उसके बाद हम उसको डिलीवर करेंगे अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक, और डिलीवर करने के बाद भी हम पोस्ट डिलीवरी का भी ख्याल रखेंगे कि अगर डिलीवर कर दिए उसके बाद अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आता है, कस्टमर कंप्लेन होता है हमारे प्रोडक्ट से या सर्विसेज से, तो हम कैसे उसको पोस्ट डिलीवरी सपोर्ट कर सकते हैं। ये सारा आइडेंटिफाई हम 8वें क्लॉज में करते हैं। एंड 9वां जो क्लॉज है वो है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का क्लॉज। सो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में क्या करते हैं हम? कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इवेल्युएट करते हैं कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई है नहीं, लाइक सर्वे हम करते हैं, कस्टमर तक जाते हैं, उनसे पूछते हैं हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में, हम अपने प्रोसेसेस का एनालिसिस करते हैं, हम इंटरनल ऑडिट करते हैं कि हमने जो प्रोसेसेस डिफाइन किया है, मीन्स हमने जो बातें लिखी है सारे क्लॉजेज में, वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर मैनेजमेंट रिव्यू करती है कि भाई हमने जो डिफाइन किया, जिस पर्पस के लिए हम ISO 9001 लिए हैं, वो पर्पस हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो सारा चीज़ है 9वें क्लॉज में हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं, मंथ में, वीक में, ईयर में, हाफ ईयर में, 2 ईयर में। सो ये सारा चीज़ हम करते रहते हैं, अपने परफॉर्मेंस को हम इवेल्युएट करते रहते हैं, और करते रहना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप ज़्यादा दिन तक मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट जो क्लॉज है वो है इम्प्रूवमेंट। सो इम्प्रूवमेंट में हम क्या करते हैं? नॉन कन्फर्मिटीज, करेक्टिव एक्शंस एंड कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। अगर हमारा कुछ NC आता है, कुछ नॉन कन्फर्मिटीज आता है कि हमने जो लिखा था और वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हमने जो कस्टमर को बोला था कि हम आपको ये प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएंगे और हमने नहीं किया, ऐसे चीज़ों को हम नॉन कन्फर्मिटीज बोलते हैं। सो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, उसके ऊपर हमको क्या क्या करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन में, हमको अपने प्रोसीजर में, हमको अपने पूरे सिस्टम में क्या क्या कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वो सारा हम आइडेंटिफाई करते हैं 10वें क्लॉज में, जो कि है इम्प्रूवमेंट्स। सो ये टोटल 10 क्लॉज है ISO 9001 2015 का। आशा करता हूँ मैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो ये सब काम करने से हमको बेनिफिट क्या होगा? सो बेनिफिट सिर्फ एक है कि द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल बी द सिस्टम ड्रिवन, नॉट ह्यूमन ड्रिवन। अगर हम ISO 9001 2015 अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होगा? जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है वो सिस्टम ड्रिवन होगा, ह्यूमन ड्रिवन नहीं होगा। इसको मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। सपोज करो कि मैं मैनेजर हूँ आज एक X नाम की कंपनी का, और वहाँ पे मैं अपने हिसाब से, अगर ISO उस कंपनी में नहीं है, ISO 9001 इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा?
मैं उस कंपनी में एज ए मैनेजर अपने हिसाब से मैं कोई फॉर्मेट क्रिएट करूँगा, उसमें मैं कोई फॉर्मेट नंबर दूंगा, अपने प्रोसेस से अपने हिसाब से मैं अपने प्रोसेस को आइडेंटिफाई करूँगा, उसको रन करूँगा। मतलब मुझे जो समझ में आएगा, जो मेरा बेस्ट लेवल है, मैं उस बेस्ट लेवल से अपने प्रोसेस को रन करूँगा। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन ड्रिवन। आईएसओ अगर हम ले लेते हैं तो मैं रहूं या कोई और दूसरा बंदा रहे, वहाँ पे क्या होगा, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिस्टम ड्रिवन बन जाएगा। मीन्स वहाँ पे सिस्टम रिलेटेड काम होगा। मीन्स अगर मैं चला गया, मैं हूँ अगर, तो भी मैं एक्स नाम के फॉर्मेट को यूज़ करता था, और कोई दूसरा बंदा भी मेरे जगह पे आ गया तो भी एक्स नाम का ही फॉर्मेट किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ करेगा। बेसिकली क्या होता है, आईएसओ के बाद कोई पूछेगा कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ आईएसओ, तो आपको सिंपली बोलना है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिस्टम ड्रिवन हो जाता है, ना कि ह्यूमन ड्रिवन रहता है। ओके, अंडरस्टूड? ओके दोस्तों, ये तो था आईएसओ 9001 2015 के बारे में। अब हम जानते हैं IATF 16949 के बारे में। इसमें और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है IATF में, जो आईएसओ के रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्लस जो ऑटोमोटिव सेक्टर के रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर के कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आईएसओ के जो IATF मीन्स ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, 5 कोर टूल्स हम उसको बोलते हैं, FMEA, MSA, PPAP, SPC एंड APQP। ये पांचों जो कोर टूल्स हैं, ये कोर टूल्स के जो रिक्वायरमेंट्स है, इसका अलग से वीडियो हमारे चैनल पे है, आप हमारे चैनल को गो थ्रू करेंगे तो मिल जाएगा, SPC, MSA, FMEA, PPAP, इन सब का वीडियो। इन सब के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उस रिक्वायरमेंट को IATF में ऐड ऑन कर दिया गया। जो हमारा आईएसओ का ISO 9001 2015 के जो रिक्वायरमेंट है वो, प्लस ये जो 5 कोर टूल्स हैं, इनके जो रिक्वायरमेंट्स है उसको ऐड ऑन कर दिया गया है। इसके अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं है। आप नॉर्मली बता सकते हैं एक नॉर्मल वर्डिंग में कि IATF में ISO का जो रिक्वायरमेंट है प्लस 5 कोर टूल्स का जो रिक्वायरमेंट है, उसको हम अगर ऐड ऑन कर देते हैं तो हमारा वो बन जाता है IATF 16949। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ मैं आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, ये था ISO 9001 2015 एंड IATF 16949 के बारे में। इससे रिलेटेड फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर हमें gemstechindia@gmail.com पे अपना क्वेश्चन आप ज़रूर भेजें, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। क्वेश्चंस आर वेलकम, क्योंकि क्वेश्चन आने चाहिए, तभी हम अपने प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करेंगे, हम अपने स्लाइड्स में इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो आपको कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन है तो आप ज़रूर हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं gemstechindia@gmail.com पे। और कॉन्टैक्ट अस फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग। आपको कोई अगर टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए ISO के, IATF के 16949 जो हैं, और हमारा जो SPC है, MSA है, 5S, काइजन, पोकायो के जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वालिटी टूल्स हैं, उसके लिए अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग या ग्रुप ट्रेनिंग चाहिए, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग चाहिए, तो आप हमसे gemstechindia@gmail.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9712404843, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।